Okay, good morning class. Welcome to the next lecture. तो इस लेक्चर में विल स्टडी द चैप्टर फोरकास्टिंग. ठीक है, इट्स नॉट चैप्टर नंबर 4 इन योर बुक. ठीक है, ये किसी और बुक से स्लाइड्स हैं. ठीक है, तो आपकी बुक में आई थिंक इट्स चैप्टर 12 या 13, तो मैं बाद में बता दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ठीक है, सो व्हेन यू कंप्लीट दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अंडरस्टैंड 3 टाइम horizons एंड which models apply for each use. Explain when to use each of the 4 qualitative models. Apply the naive moving average, exponential smoothing and trend methods. So when you complete this chapter you should be able to compute 3 measures of forecast accuracy, develop seasonal index, conduct a regression correlation analysis, user tracking signal. ठीक है, तो जिस बुक से ये है उसमें एग्जांपल दी हुई है डिज्नी वर्ल्ड की. ठीक है, सो डिज्नी वर्ल्ड के डिज्नी पार्क का आपने नाम सुना होगा. ठीक है, सो बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क इन यूएस से. ठीक है, सो दे हैव पार्क्स इन यूएसए एंड दे आल्सो इंक्लूड पार्क्स इन हांगकांग, पेरिस, टोक्यो एंड एनाहेम. ठीक, so revenues are derived from people, how many visitors and how they spend their money. ठीक है, so because एक बड़ा सा पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, तो जितने लोग उसको विजिट करते हैं तो उनको एक टिकट खरीदना पड़ता है. ठीक है, तो वो उनकी बेसिकली सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. लोग टिकट खरीदते हैं तो उनको रेवेन्यू जनरेट होता है. ठीक है, इनकी जो डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है इट कंटेन्स ओनली द फोरकास्ट एंड एक्चुअल अटेंडेंस एट ईच पार्क. ठीक है, फोरकास्ट का मतलब होता है आप प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, इट्स नॉट एन एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, आप अंदाज़ा लगाते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस द फोरकास्ट द अटेंडेंस के, यानी कि वो अंदाज़ा लगाते हैं कि लेट्स से अगले महीने कितने विजिटर्स हमारे पार्क में आएंगे. ठीक है, फिर उसको वो कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल विजिटर्स हु केम टू द पार्क. So Disney generates daily, weekly, monthly, annual and 5-year forecast. Forecast used by labor management, maintenance, operations. ठीक है, तो वो डेली बेसिस पे फोरकास्ट करते हैं. ठीक है, उनकी जो फोरकास्ट होती है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू विजिट और एंड हाउ मेनी सेल्स दे आर गोइंग टू गेट. ठीक है, और वो डेली बेसिस पे भी फोरकास्ट करते हैं, वीकली बेसिस पे भी, मंथली, एनुअल बेसिस पे भी, और वो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट बनाते हैं, विच इज़ अ 5-year फोरकास्ट. सो वो जो फोरकास्ट बनाते हैं इट इज़ यूज बाय लेबर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी यूज़ करता है उसको, फिर ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता है, फिर फाइनेंस है, फिर पार्क स्केड्यूलिंग जो पार्किंग में अरेंज करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो. ठीक है, फोरकास्ट इज यूज टू एडजस्ट ओपनिंग टाइम्स, राइड्स, शोज, स्टाफिंग लेवल्स एंड गेस्ट एडमिटेड. ठीक है, तो डिज्नी वर्ल्ड है, वैसे तो बहुत बड़ा पार्क है बेस्ड इन द यूएस से, एंड इनके दूसरे पार्क्स भी इन अदर कंट्रीज लाइक हांगकांग. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 20% उसके जो कस्टमर्स हैं ना डिज्नी पार्क के, दे कम फ्रॉम आउटसाइड द यूएस. ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल इंक्लूड्स क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्रॉस एक्सचेंज रेट्स, अराइवल एट द यूएस. ठीक है, सो दे मे यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स लाइक क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्रॉस एक्सचेंज रेट्स. ठीक है, टू मेक द फोरकास्ट. ठीक है, दे एम्प्लॉय अबाउट 35 एनालिस्ट एंड 70 फील्ड पीपल who survey 1 million park guests, employees and travel professionals each year. ठीक है, तो इनपुट्स टू द फोरकास्टिंग मॉडल, यानी कि फोरकास्टिंग जब करते हैं तो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. दे इंक्लूड थिंग्स लाइक एयरलाइन स्पेशल्स, फेडरल रिजर्व पॉलिसीज, वॉल स्ट्रीट को देखते हैं. ठीक है, वॉल स्ट्रीट इज़ लाइक कह सकते हैं यूएस से मुझे स्टॉक मार्केट है. ठीक है, वॉल स्ट्रीट वेकेशन हॉलिडे स्केड्यूल्स फॉर 300 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. एवरेज फोरकास्ट एरर फॉर द 5-year फोरकास्ट इज़ अबाउट 5%. ठीक है, तो ये उसका फोरकास्ट एरर बताया हुआ, इसकी हम आगे जाके बात करेंगे वो. ठीक है, तो बेसिकली फोरकास्टिंग चीज़ क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग अ फ्यूचर इवेंट. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि इन फोरकास्टिंग के ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स विल गेट अ बी ग्रेड इन द फाइनल एग्जाम. ठीक है, बिकॉज अभी फाइनल एग्जाम हुए तो नहीं है ना, मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ. ठीक है, या अगर मैं फोरकास्ट करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स विल टेक एडमिशन इन बीबीए प्रोग्राम. ठीक है, तो मैं अगेन फोरकास्ट कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज अगला साल अभी आया तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अगले साल दाखिले कम होंगे.
ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, सेल्स को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। स्पेशली अगले साल की सेल्स को हम फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड कि अगले साल कितनी सेल्स होने वाली हैं, तो उसको हम इसी साल फोरकास्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि उसका एक एस्टिमेट बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम डिमांड को भी फोरकास्ट करते हैं, फिर कॉस्ट के भी फोरकास्ट होते हैं, ठीक है। पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले साल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी होगी, ठीक है। तो फोरकास्टिंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं इन बिजनेस, तो इट इज़ अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजन, ठीक है। बहुत सारी बिजनेस डिसीजन में फोरकास्टिंग का इस्तेमाल होता है। वो डिसीजंस कौन सी होती हैं? दे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, पर्सनल फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन। ठीक है। जब ये फोरकास्टिंग करते हैं तो वी मेक यूज ऑफ 3 टाइम हराइजन्स, ठीक। एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो है थोड़े अरसे की फोरकास्ट की जाती है, ठीक है, यानी कि हम 1 साल की फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अक्सर जो है 1 साल से कम अरसे की होती है, 3 महीने की होगी या 6 महीने की फोरकास्ट, ठीक है। अगर मैं फोरकास्ट करता हूँ कि 3 महीने बाद जो है मेरी कंपनी की सेल्स कितनी होंगी या 6 महीने बाद सेल्स कितनी होंगी, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, ठीक है। So this forecast is used in purchasing, job scheduling for workforce levels, जॉब असाइनमेंट से इस्तेमाल होता है, परचेजिंग में इसका इस्तेमाल है, प्रोडक्शन लेवल्स कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल है। फिर मीडियम रेंज फोरकास्ट है। मीडियम रेंज फोरकास्ट जो थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए होती है, ठीक है। इट्स बिटवीन 3 months to 3 years। तो सेल्स या प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो आमतौर पर मीडियम रेंज फोरकास्ट में आता है, ठीक है। तो सेल्स जो है अक्सर मैं करूँगा, लेट से अगले 2 साल की कितनी सेल्स होंगी, तो दैट विल बी मीडियम रेंज फोरकास्ट। फिर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है, इट्स बेसिकली फोरकास्टिंग फॉर 3 years और लॉन्गर, ठीक है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि हम लेट से कितने टाइम में प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या होगी 3 years आफ्टर या 3 years लेटर। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो वी कैन फोरकास्ट के व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट 3 years फ्रॉम नाउ। फिर थोड़ी और एग्जांपल्स दी। मीडियम या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है दे डील विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज एंड सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस। सो मीडियम टर्म फोरकास्ट होगी या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होगी, दे आर कंसर्न विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज, ज़्यादा बड़े इश्यूज से रिलेटेड होती है। सो दे सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्ट्स प्लांट्स है, ठीक है। प्लानिंग की जब आप बात करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, नया प्लांट लगाने की बात करेंगे या प्रोसेसेस की बात करेंगे, तो इट विल नॉर्मली इन्वॉल्व मीडियम या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। फिर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है, यूजुअली एम्प्लॉयज डिफरेंट मेथडोलॉजीज देन लॉन्गर टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट टेंड टू बी मोर एक्यूरेट। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जो है ज़्यादा एक्यूरेट होती है। उसका रीज़न ये है कि शॉर्ट टर्म में फोरकास्ट करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद आपकी सेल्स कितनी होंगी या डिमांड कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट विल बी डिमांड 5 years लेटर। 5 साल के बाद का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज फ्यूचर में अनसर्टेनिटी बहुत होती है। जितना टाइम हराइजन आपका बढ़ता जाता है, यानी कि जितनी दूर क्या फोरकास्ट करते हैं उतना मुश्किल होता है एक्यूरेटली फोरकास्ट करना। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होती है? द मेन स्टेज आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं उसकी एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में वी रिक्वायर लॉन्गर फोरकास्ट। मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज जो होती है प्रोडक्ट की, उसमें वी रिक्वायर शॉर्टर फोरकास्ट। एज प्रोडक्ट पासिस थ्रू लाइफ साइकिल, forecasts are very useful in projecting staffing levels, inventory. So जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, इट बेसिकली गोज थ्रू 4 stages। एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है जिसमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर ग्रोथ स्टेज होती है जिसमें जो है प्रोडक्ट जो स्लोली सेल्स उसकी पिकअप करती है। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स पिकअप करती है एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर एक सर्टन लेवल आता है मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे उसकी सेल्स जो बहुत स्टेबल हो जाती है। फिर डिक्लाइन स्टेज में उसकी सेल्स डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि डिक्लाइन स्टेज में इस टाइम फॉर द प्रोडक्ट टू गो आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। स्टेज पे प्रोडक्ट की जो है सेल्स और जो है कम होने लगती है, उसकी डिमांड कम होने लगती है। तो
डिक्लाइन स्टेज पर जो प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट से उठा लेना चाहिए, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर नीडेड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग करने के लिए यू नीड टू डेवलप फोरकास्ट। ठीक है, फोरकास्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फोरकास्ट जो है दे आर वेरी यूजफुल इन स्टाफिंग डिसीजन। स्टाफिंग का मतलब है कि आपको कितना स्टाफ चाहिए अपनी कंपनी के लिए। फिर इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए दे आर वेरी यूजफुल। फोरकास्ट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर इन्वेंट्री लेवल्स। आपने इन्वेंट्री जब रखनी है तो आपने फोरकास्ट करना होता है कि अगर आज हमारी इन्वेंट्री इतनी है तो लेट्स से 2 साल बाद कितनी होगी। फिर फैक्ट्री कैपेसिटी की भी आपने फोरकास्टिंग करनी होती है। अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद डिमांड बहुत इंक्रीज़ होने वाली है आपकी प्रोडक्ट की, तो यू हैव टू कैलकुलेट कि व्हाट इज़ योर कैपेसिटी टुडे, यानी कि आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है, वेदर योर कैपेसिटी विल बी एबल टू मीट द इंक्रीज डिमांड और नॉट। ठीक है, सो दिस इज अगेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में इट्स द बेस्ट पीरियड टू इंक्रीज मार्केट शेयर। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो है यू बेसिकली इंक्रीज मार्केट शेयर, सेल्स इंक्रीज करती हैं। ग्रोथ स्टेज में इट्स प्रैक्टिकल टू चेंज प्राइस और क्वालिटी इमेज। सो ग्रोथ स्टेज में यू हैव टू डेवलप योर कंपनीज योर प्रोडक्ट्स इमेज, एंड अगर आप किसी खास नीश में सर्व कर रहे हैं तो यू हैव टू स्ट्रेंथन दैट नीश। फिर मैच्योरिटी स्टेज है, इट्स पूरा टाइम टू चेंज इमेज प्राइस क्वालिटी। एक बार आपने इमेज डेवलप कर लिया एक प्रोडक्ट का, देन यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, यू कैन नॉट चेंज दैट इन द मैच्योरिटी स्टेज। बट मैच्योरिटी स्टेज पे कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होता है, सो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट बिकम क्रिटिकल, यू हैव टू डिफेंड योर मार्केट शेयर। ठीक है, डिक्लाइन स्टेज में सेल्स कम हो रही है तो यू आर नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम योर प्रोडक्ट, सो इट इज़ क्रिटिकल टू कंट्रोल कॉस्ट। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या तो हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं या कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट इंक्रीज सेल्स देन वी हैव टू रिड्यूस आवर कॉस्ट सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड अ लॉट। सो प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है। ठीक है, फिर डिज़ाइन चेंजेस होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। वी नॉर्मली हैव शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट इन इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर ग्रोथ स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे फोरकास्टिंग इज़ क्रिटिकल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिलायबिलिटी है, competitive प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑप्शंस है। We have to increase capacity, shift towards product focus, enhance distribution. फिर मेच्योरिटी स्टेज इस पे हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हमने बेचनी होती है। वी डू नॉट फोकस ऑन वैरायटी बेसिकली। Company has typically reached optimum capacity at the maturity stage, and we have long production runs. So we at maturity stage product को improve करना और cost को cut करना is more important. Same goes for the decline stage. Decline stage में we have to work harder to differentiate a product because उसकी जो है demand कम हो रही होती है and competitors में come up with substitute products. At the same time, we have to minimize cost ताकि हमारा profit ज़्यादा affect हो। So we mainly have three types of forecast. Economic forecast होते हैं, they address business cycle like inflation rate, money supply, housing. So economic forecasts are related to inflation rate, money supply and so on. फिर हमारे पास technological forecast हैं, they predict rate of technological progress. So they impact development of new products. फिर demand forecast हैं, they predict sales of existing products. डिमांड फोरकास्ट बेसिकली डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस काफ़ी है किसी भी कंपनी में, इट हैज़ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज पॉइंट से देखें तो हायरिंग, ट्रेनिंग एंड लेइंग ऑफ वर्कर्स इज इम्पोर्टेंट। कैपेसिटी की वजह से कैपेसिटी शॉर्टेजेस कैन रिजल्ट इन अनडिपेंडेबल डिलीवरी, लॉस ऑफ कस्टमर्स, लॉस ऑफ मार्केट शेयर। तो हमने कंपनी की कैपेसिटी को राइटली फोरकास्ट करना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाए, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू मीट दैट, सो दैट कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह अगर डिमांड गिर जाए और हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, कंपनी जो एक्सेस कैपेसिटी भी नहीं रखना चाहती और वो
ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि वो डिमांड को पूरी ना कर सके. सो यू हैव टू मैच योर कैपेसिटी टू योर डिमांड. ठीक है, डिमांड के मुताबिक कैपेसिटी होनी चाहिए. And then we have supply chain environment. So again, forecasting is very relevant in managing good supplier relationships. ठीक है, मैंने आपको बताया सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली अबाउट मैनेजिंग योर रिलेशनशिप विद सप्लायर्स. तो उसमें अगेन फोरकास्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, यू हैव टू फोरकास्ट के आपको कितना प्रोडक्ट खरीदना है अपने सप्लायर से. सो यू हैव टू फोरकास्ट दैट. अगेन आपकी फोरकास्टिंग जितनी एक्यूरेट होगी बेटर इट इज. So these are the 7 steps involved in forecasting. So number 1 is you determine the use of the forecast. Number 2 is you select items to be forecasted. Number 3 is you determine time horizon of forecast. First select forecasting model, then you gather data, then you make the forecast. Then you validate and implement results. So forecasting की ज़रूरत पड़ती है in businesses. That's generally a good thing, but forecasting की कुछ limitations है. ठीक है, forecasts are seldom perfect. Forecast जो हैं they are not always very accurate. Most techniques we use for forecasting assume an underlying stability in the system. ठीक है, इसी तरह के if you assume के जो अभी inflation rate है it will continue like this next year. इस साल का inflation rate will be the same as next year's inflation rate. इस साल की GDP growth will be the same as next year's GDP growth. ठीक है, so we basically assume a lot of stability when we are using forecasting. हालांकि किसी भी इकॉनमी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती. जीडीपी भी चेंज होता है, इन्फ्लेशन भी चेंज होती रहती है, थिंग्स लाइक. तो हम जब किसी जब बहुत सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की फोरकास्टिंग करेंगे इट्स जनरली मोर एक्यूरेट देन कैलकुलेटिंग फोरकास्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. फिर फोरकास्टिंग अप्रोचेज में हमारे पास 2 तरह के अप्रोचेज हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स वी यूज़ इन फोरकास्टिंग. तो हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड देन वी हैव क्वांटिटेटिव मेथड्स. सो क्वालिटेटिव मेथड्स आर यूज्ड व्हेन द सिचुएशन इज वेग एंड लिटिल डेटा एग्जिस्ट. सो व्हेन यू डोंट नो सो मच अबाउट द सिचुएशन. ठीक है, यू आर अनसर्टेन अबाउट द सिचुएशन एंड यू हैव लिटिल डेटा टू मेक फोरकास्ट. सो दैट इज टिपिकली द सिचुएशन व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और यू आर लॉन्चिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी. It often involves intuition and experience. Example दी गई, if you are trying to forecast sales on internet, so you will make use of intuition and experience. The other technique used in forecasting उसको हम कहते हैं quantitative methods. They are used when the situation is stable and historical data exists. So quantitative methods we use when we expect the economy to be stable and we use historical data in it. For example, if you want to calculate if you want to forecast the sales 3 years from now, so we will collect data of let's say this year and previous 3-4 years or 5 years, and we will base our forecast on the data of previous 3 to 5 years. इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल डेटा. का मतलब है कि पास्ट डेटा को हम यूज़ करते हैं. You can use quantitative methods when you're trying to forecast, let's say sales of an existing product या किसी current technology के बारे में forecast कर रहे हैं. It often involves mathematical techniques. Quantitative methods में we always use mathematical techniques to make the forecast. So qualitative methods में हमारे पास एक jury of executive opinion method है. इसमें क्या होता है, we pool opinions of high level experts, sometimes augment by study. So jury of executive opinion is basically pool opinions of high level experts. The Delphi method is again we have a panel of experts who are questioned iteratively. फिर हमारे Salesforce composite method है. इसमें we gather estimates from individual salesperson, ठीक है, and then those estimates are reviewed for reasonableness then aggregated. ठीक है, for example, if you want to estimate sales of a product, we will get that estimate from different salesperson and then we will review that record. And then we also have consumer market survey. We basically ask the customer for their opinion and we use their opinion to make our forecast.
हमारे पास ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन है, ठीक है। ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन अगेन इज अ क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड इन फोरकास्टिंग। इसमें क्या होता है, वी इन्वॉल्व अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स, ठीक है। रिमेंबर, जब भी हम क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करेंगे, इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल, इट विल इन्वॉल्व थिंग्स लाइक इंटरव्यू, डिस्कशंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड में सारी चीज़ें नहीं होती, डज नॉट इन्वॉल्व इंटरव्यूज, डिस्कशंस, ओपिनियंस। ओपिनियन शायद हो, बट इट्स नॉट लाइक कि लोग बैठ के एक दूसरे को क्वेश्चन करें, ओपिनियंस दें, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपने क्वालिटेटिव टेक्निक पढ़ी हुई, फोकस ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो हम टेक्निक्स डिस्कस करें, दे आर नॉट फोकस ग्रुप्स, बट इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन भी इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर्स, एंड बेसिकली इसमें जो है एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वी ऑल्सो हैव मैनेजर्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली डिमांड को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, एंड वी हैव ग्रुप्स ऑफ पीपल या डिफरेंट डिपार्टमेंट से ग्रुप्स होते हैं जो इकट्ठा मिलकर दे एस्टिमेट डिमांड, ठीक है। तो इसमें इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दे आर पीपल विद अ लॉट ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड फिर हम इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिलेटिवली क्विक मेथड, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इट हैज़ अ ग्रुप थिंक डिसएडवांटेज, ठीक है। एंड आई थिंक आपने ग्रुप थिंक पढ़ा होगा मैनेजमेंट में ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट है। ईच सेल्स पर्सन प्रोजेक्ट सेल्स और हर सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम कंज्यूमर से ओपिनियन लेते हैं, डेटा लेते हैं, सेल्स पर्सन जो कंज्यूमर से डेटा लेते हैं, ठीक है। एंड देन ईच सेल्स पर्सन प्रोजेक्ट सेल्स ऑन, हर सेल्स पर्सन अपना सेल्स फोरकास्ट बनाता है, ठीक है। तो उन सारी फोरकास्ट को फिर कंबाइन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है। तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि सेल्स रेप्स जो है दे बेसिकली नो देयर कस्टमर्स वांट्स, एंड और इसका नुकसान ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स रेप टेंड टू बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहती है इवन इन सिचुएशंस जहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं, ठीक है। तो हम डेल्फी मेथड थोड़ा और डिस्कस करें। सो डेल्फी मेथड में क्या होता है कि बेसिकली यूज़ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, एंड इट्स एन आइटरेटिव ग्रुप प्रोसेस, ठीक है। आइटरेटिव का मतलब है कि इसमें चीज़ें रिपीट होती है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, डिसीजन मेकर्स, स्टाफ एंड रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स आप कह सकते हैं कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। कंज्यूमर्स आर द रिस्पोंडेंट्स, फिर कंपनी का स्टाफ होता है, फिर डिसीजन मेकर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मैनेजर्स हैं द इवैल्यूएट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। आप बेसिकली स्टाफ मेंबर्स या कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन देते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्टली स्टाफ या कंज्यूमर से, तो वो जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं मैनेजर्स, एंड देन दे रिकॉर्ड दोज एंड दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। ठीक है, कंज्यूमर मार्केट सर्विस में बेसिकली सर्वे कंडक्ट किया जाता है कस्टमर्स का, ठीक है। सेल्स पर्सन जो है दे माइट आस्क, नॉट नेसेसरी सेल्स पर्सन, anybody from the company can ask customers about purchasing plans. What consumers say and what they actually do are often different, ठीक है। तो बेसिकली हम पूछते हैं कंज्यूमर से डायरेक्टली कि वो क्या ख़रीदते हैं या क्या ख़रीदना चाहते हैं इन फ्यूचर, लेकिन इसमें ये होता है कि वी जस्ट गेट द ओपिनियन ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। उनकी जो एक्चुअल परचेज डिसीजन होती है टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट, ठीक है। सो ओवर हियर वी हैव एन ओवरव्यू ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस हमारे पास नई अप्रोच है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। पहले चार हैं, इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज मॉडल्स, ठीक है। सो बात करेंगे टाइम सीरीज क्या होती है, और ये जो पांचवा है एसोसिएटिव मॉडल। सो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या है, बेसिकली मेक्स यूज ऑफ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है, यू कैन इमेजिन दैट एज अ सेट ऑफ इवनली स्पेस्ड न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर क्लास, ठीक है। अगर आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की मैं एज पता लगाना चाहता हूँ, तो अगर मैं
इस साल एज उनकी कैलकुलेट रिकॉर्ड करता हूँ, उनसे इस साल उनकी एज पूछता हूँ, फिर अगले साल दोबारा एज पूछता हूँ, फिर उससे अगले साल दोबारा एज पूछता हूँ, फिर उससे अगले साल दोबारा एज पूछता हूँ। ठीक है, बेसिक आइडियाज़ कि मैं डिफरेंट टाइम इंटरवल से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, जो डेटा डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कलेक्ट किया जाए उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, सो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग वी मेक यूज़ ऑफ टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, तो एंड जो टाइम इंटरवल्स होते हैं हम कहते हैं दे आर इवनली स्पेस्ड। ठीक है, यानी कि अगर मैं हर एक साल के बाद डेटा कलेक्ट करूँ तो यानी कि हमारा जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, पहले साल और दूसरे साल के बीच में इंटरवल है वो 1 है, दूसरे और तीसरे साल के बीच में 1 है, और तीसरे चौथे के बीच में भी 1 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरवल इज द सेम, यानी कि इट्स एन इवनली स्पेस्ड न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, सो यू बेसिकली इन टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यू data is obtained by observing response वेरिएबल एट रेगुलर टाइम। ठीक है, हम यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे या रेगुलर टाइम पीरियड्स पे डेटा इकट्ठा करते हैं। तो इन दिस केस द फोरकास्ट इज बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यूज, नो अदर वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ अगले साल की सेल्स कितनी होगी, तो आई विल मेक यूज़ ऑफ पास्ट सेल्स, यानी कि मैं इस साल की सेल्स देखूंगा पिछले साल की, उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल। तो एंड उसको हम कहते हैं पास्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो पिछले साल की जो वैल्यूज़ हैं दे आर पास्ट वैल्यूज़ एंड माय फोरकास्ट विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट वैल्यूज़। ठीक है, जिसमें अजम्पशन ये होती है विज्यूम के द ट्रेंड विल कंटिन्यू। ठीक है, पास्ट में अगर सेल्स का ये ट्रेंड रहा है कि दे आर बी इंक्रीजिंग, तो विज्यूम के दे विल दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू। तो अगर पिछले 5 साल में सेल्स इंक्रीज होती रही तो विज्यूम के आने वाले 5 साल में दे विल इंक्रीज एट द सेम रेट। ठीक है, तो हमने अभी तक टाइम सीरीज डेटा की बात की। ठीक है, टाइम सीरीज जो डेटा होता है इट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है ट्रेंड है, फिर साइक्लिकल कंपोनेंट उसका, फिर सीजनल होता है, फिर रैंडम कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो टाइम सीरीज में लेट्स अगर हम डिमांड को फोरकास्ट करें तो वी विल हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो येलो लाइन है, ये ब्राउन लाइन है, दिस शोज दैट डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं ना एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप सेम होती है हर पॉइंट पे, यानी कि पहले साल भी वही स्लोप है, ईयर 2 में भी वही स्लोप है, ईयर 3 में भी सेम है, ईयर 4 में भी सेम स्लोप है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी लाइन है जो ब्लू लाइन है इसमें आप देख सकते हैं वेरिएशन है। ठीक है, पहले जो है आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, फिर पीक पे पहुंचती है, फिर डिक्रीज़ होने लगती है, फिर डिक्रीज़ होकर बॉटम पे आती है, फिर इंक्रीज़ होती है, फिर इंक्रीज़ होती रहती है, फिर पीक पे पहुंचती है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर बॉटम पे फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर पीक पे आती है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर पीक पे जाएगी, फिर डिक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन जो ब्राउन लाइन है इसमें डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो ब्राउन लाइन में पे अगर आप देखें डिमांड इज़ नॉट डिक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ठीक है, तो आमतौर पर जो आपकी डिमांड होती है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ नहीं करती। ठीक है, उसमें थोड़ी वेरिएशन आती है, स्पेशली जब टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तो अब जो भी चीज़ फोरकास्ट करेंगे उसमें देयर विल बी सम वेरिएशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसका सीजनल कंपोनेंट है। ठीक है, इट बेसिकली हैज़ सीजनल पीक्स, ये पीक्स हैं इसकी सीजनल पीक्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना इट्स लाइक आपको बिजनेस साइकिल अगर याद हो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो उसमें इस तरह की पीक्स हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारी पीक्स हैं, ये भी पीक है। ठीक है, फिर एक ट्रेंड कंपोनेंट है। ठीक है, यू कैन सी अ ट्रेंड ओवर हियर। ठीक है, यानी कि ट्रेंड क्या है कि डिमांड डिक्रीज होके बॉटम अप होती है, बॉटम रीच करती है, देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक है, ठीक
है। तो अगर आप देख सकते हैं ब्राउन लाइन का भी ट्रेंड है। ब्राउन लाइन का ट्रेंड ये है कि इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड हम कहते हैं। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब है कि ब्राउन लाइन को अगर आप देखें तो डिमांड इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑन द ब्राउन लाइन, ठीक है। तो इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड, तो इसको हम ट्रेंड कॉम्पोनेंट कहते हैं, ठीक है। ब्राउन लाइन इज एक्चुअली शोइंग अ ट्रेंड विच इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड कॉम्पोनेंट, ठीक है। और ब्लू लाइन पे भी एक ट्रेंड कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अब फिर रैंडम वेरिएशन भी है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड डिक्रीज़ होती है, फिर स्टेबल होती है, ठीक है, फिर डिक्रीज़ करने लग जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रैंडम चेंजेस भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू रियलाइज़ कि हमारे पास टाइम सीरीज़ डेटा हम जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें वी विल हैव सीजनल पीक्स, फिर उसमें ट्रेंड कॉम्पोनेंट भी होगा, फिर उसमें रैंडम वेरिएशन भी होगा। रैंडम वेरिएशन का सिंपली मतलब ये होता है इट्स नॉट प्लान्ड वेरिएशन, ठीक है, यानी कि चेंजेस आर नॉट प्लान्ड, थोड़ा रैंडमली चेंज हो। सो किसी भी ग्राफ में जो है ना ट्रेंड कॉम्पोनेंट बेसिकली क्या होता है, इट्स अ परसिस्टेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लाइन अगर आप देखें, इस लाइन को आप देख सकते हैं कि इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। तो यानी कि ये डिक्रीज कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है, सिर्फ डिक्रीज कर रही है, इसमें इंक्रीज कहीं भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह का जो कंसिस्टेंट ट्रेंड होता है, या डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, उसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो इस ब्राउन लाइन को देखें तो इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, अपवर्ड ट्रेंड इसको हम कहते हैं, ठीक है। अपवर्ड का मतलब है कि इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। इस लाइन को देखें तो इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इट्स ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है। इस तरह का जो कांस्टेंट ट्रेंड होता है, जो हमेशा डिक्रीज करो या हमेशा इंक्रीज करो, उसको हम ट्रेंड कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो आप पॉपुलेशन में देख सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन हो सकता है कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, एट अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज करे। सेम कैन गो फॉर एज और टेक्नोलॉजी हो सकता है कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज करे। फिर सीजनल कॉम्पोनेंट होता है, इट्स अ रेगुलर पैटर्न अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो आपने बिजनेस साइकिल में पढ़ा होगा कि वी हैव एन अपवर्ड साइकिल, ठीक है, फिर डाउनवर्ड साइकिल होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है डिमांड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अपवर्ड सीजन, फिर एक पीक को रीच करती है, फिर डिक्रीज करती है। सेम गोज ओवर, डिमांड इज इंक्रीजिंग अप टिल हियर, फिर एक पीक को रीच करती है, फिर डिक्रीज करती है, ठीक है। सो दिस इज अ सीजनल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सीजन बेसिकली है एन इंक्रीज, यानी ये ऊपर की तरफ जब इंक्रीज कर रही है, फिर जब वो नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं, दीज आर सीजनल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो ये सीजनल कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वेदर, कस्टम्स और समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन बिजनेस के केस में इट्स नॉट जस्ट द वेदर, इट्स बेसिकली द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये वेदर ही कुछ एग्जांपल दी हुई है, लुक एट दिस एग्जांपल। फिर साइक्लिकल कंपोनेंट होता है। साइक्लिकल कंपोनेंट में जो है अपवर्ड साइकिल भी होगा और डाउनवर्ड साइकिल भी होगा, ठीक है। यानी कि देयर विल बी यूज इन साइक्लिकल कंपोनेंट, यू विल सी एन अपवर्ड साइकिल यानी कि एन इंक्रीज, एंड यू विल आल्सो सी अ डाउनवर्ड साइकिल, ठीक है। तो साइकिल जो है उसमें इस तरह नहीं होता कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो हमेशा इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, और इस तरह नहीं होता कि एक सीज़न हो जो कि अपवर्ड सीजन है, यानी कि उसमें सिर्फ इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो साइकिल में वी हैव इंक्रीज, देन वी आल्सो हैव अ डिक्रीज, ठीक है। तो साइकिल में आप देख सकते हैं, साइकिल में होता है कि समथिंग इंक्रीजेज constantly, it reaches a peak, then it starts to decrease, it reaches a bottom, and then it starts to increase again, ठीक है। तो इनको हम साइकिल्स कहते हैं। ये जो माउंटेन्स है ना छोटी छोटी सी, इंक्रीज, पीक, डिक्रीज, तो ये एक साइकिल हो गया। फिर दोबारा जब इंक्रीज करता है, रीचेज अ पीक, फिर रीचेज अ बॉटम, ये एक और साइकिल हो गया। फिर दोबारा जब इंक्रीज करेगा, दैट विल बी अनदर साइकिल, ठीक है। तो ये साइक्लिकल कंपोनेंट होता है किसी भी चीज़ का। अगर हम डिमांड की बात करें, साइक्लिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल या पॉलिटिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। इसकी जो ड्यूरेशन इट कैन बी मल्टीपल ईयर्स टू ईयर्स, ठीक है। अब फिर हमारे पास रैंडम फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, सो रैंडम कंपोनेंट बेसिकली मींस इराटिक अनसिस्टमैटिक रेजिडुअल। इराटिक एंड अनसिस्टमैटिक मतलब है कि कोई किसी सिस्टम के तहत चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। इस तरह नहीं है कि एक वैल्यू सिर्फ इंक्रीज़ कर रही है या सिर्फ डिक्रीज़ कर रही है,
ठीक है, यू हैव रैंडम चेंजेस। ठीक है, एक वैल्यू ये होगी, फिर अगली वैल्यू ऊपर की तरफ होगी, फिर अगली वैल्यू उससे नीचे होगी, फिर ऊपर की तरफ वैल्यू होगी, फिर नीचे की। ठीक है, तो इसमें यू कैन नॉट सी एनी स्टेबिलिटी इन दिस ग्राफ। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि जिग जैग है। ठीक है, कोई इसमें ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ रैंडम ट्रेंड। ठीक है, इसको हम रैंडम वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है, जो रैंडम ट्रेंड्स होते हैं दे आर टिपिकली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फोरकास्टिंग में वी हैव क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमारे पास एक नाइव अप्रोच है। ठीक है, नाइव अप्रोच अज्यूम्स डिमांड इन नेक्स्ट पीरियड इज सेम एज डिमांड इन मोस्ट रीसेंट पीरियड। ठीक है, तो हम बेसिकली अगले साल या अगले पीरियड की जब डिमांड एस्टिमेट करते हैं तो एज्यूम इट इज द सेम एज द डिमांड ऑफ द प्रीवियस पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फरवरी की सेल्स प्रेडिक्ट करनी है तो वी विल अज्यूम कि सेल्स इन फरवरी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सेल्स इन जनवरी। या अगर हमने 2022 की सेल्स कैलकुलेट करनी तो वी विल अज्यूम कि sales in 2020 will be exactly equal to sales in 2021. It's not a very efficient method to use, but इसको use करना काफ़ी आसान है, cost effective है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत जल्दी हो या आपके पास कोई और डेटा ना हो तो you can actually use this method। तो फिर हमारे मूविंग एवरेज मेथड इट्स सीरीज ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स, इसमें ट्रेंड कंपोनेंट बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सो मूविंग एवरेज क्या है? अगर हम डिमांड की बात करें तो मूविंग एवरेज ऑफ डिमांड इज डिमांड इन प्रीवियस एन पीरियड्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, अगर हम सालों की बात करेंगे, लेट्स से 5 साल की बात करते हैं, तो वी विल सम अप द डिमांड इन प्रीवियस 5 ईयर्स, यानी कि हर साल की डिमांड को हम ऐड करते रहेंगे। तो जब हमारा सम आ जाएगा उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज एन इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड इन दिस केस इट इक्वल्स 5। तो आपके सामने मूविंग एवरेज की एग्जांपल भी है। ठीक है, तो इससे बेसिकली सेल्स की 3 मंथ मूविंग एवरेज कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च की मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें तो सेल्स का डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल्स की 3 मंथ मूविंग एवरेज होगी सेल्स इन जनवरी प्लस सेल्स इन फरवरी प्लस सेल्स इन मार्च, दैट एंड डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 क्यों? बिकॉज इसमें 3 टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 मंथ्स इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करें, हम एवरेज कैलकुलेट करें, लेकिन हमने जो टोटल टाइम पीरियड है उसको हमने 3 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्चुअल टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, जनवरी से शुरू होता है और जुलाई तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन जनवरी से जुलाई तक के पीरियड को हमने 3 मंथ्स के उसमें डिवाइड किया हुआ इंटरवल्स में। ठीक है, और हर 3 महीने की हम अलग से एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी डू इन अ मूविंग एवरेज, स्पेशली इन अ 3 मंथ। ठीक है, 6 मंथ मूविंग एवरेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ मूविंग एवरेज की बात करें। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास है जी, हमने मार्च, अप्रैल और मई की, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च की मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें, नेक्स्ट वी गोइंग टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तो उसके बाद हम मार्च, अप्रैल और मई की कैलकुलेट करेंगे। ये सारी जब हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर ली अप टिल जुलाई, तो हमारा जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके सामने। तो एक्चुअल सेल्स का ग्राफ बना हुआ है आपके सामने एंड मूविंग एवरेज फोरकास्ट। ठीक है, मूविंग एवरेज को यूज़ करके जो हमने फोरकास्ट की है उसका भी ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, तो यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड द सेल्स फोरकास्टेड यूजिंग मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज एक तरीका है। देन वी हैव द वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज में होता है कि हर टाइम पीरियड को हम एक वेट असाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सबसे रिसेंट मंथ है यानी कि लास्ट मंथ, उसको हम वेट असाइन कर देंगे 3, और 2 मंथ्स बैक को हम 2 असाइन कर देंगे एंड 3 मंथ्स अगो को हम 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अगेन हमारा सेम डेटा है एक्चुअल सेल्स का, इसकी हमने वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि अगर हमने मार्च, अप्रैल और अगेन अगर हमने जनवरी, फरवरी और मार्च की 3 मंथ मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द सेम 3 वैल्यूज 10, 12 और 13 को लेंगे। ओनली डिफरेंस है हम उनके वेट से उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो हम अगर एट द एंड ऑफ मार्च यानी कि अप्रैल में अगर 3 मंथ मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें तो वो पिछले 3 महीनों की मूविंग एवरेज होगी। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ मार्च हम प्रीवियस 3 मंथ्स की वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सो दैट विल बी द वेटेड मूविंग एवरेज ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो हम वही वैल्यूज़ लेंगे, 13 से शुरू करेंगे, उसको वेट असाइन करेंगे 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 12 लेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज द वेट 2 मंथ्स अगो इज़ 2। और फिर हम 10 को लेंगे एंड 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकॉज द वेट 3 मंथ्स अगो इज़ 1। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, हम मार्च को कितना वेट असाइन करें 3, फरवरी के महीने को हम असाइन कर रहे हैं 2 और जनवरी के महीने को 1 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द वेट 3, 12 को 2 से कर देते हैं, 10 को 1 से। तो हमारे पास ये जो सम आएगा इन तीनों का, उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 क्या सम ऑफ द वेट्स। ठीक है, जो 3 वेट्स उनका सम है। ठीक है, तो अगले 3 महीनों में हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल का जब हम वेट लेते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाती है 3 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि 16 इज़ द मोस्ट रिसेंट मंथ। ठीक है, हम बेसिकली एंड ऑफ अप्रैल की 3 मंथ मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट मंथ हमारे पास अप्रैल हो जाएगा और उससे 2 महीने पहले अगर हम चले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा मार्च। ठीक है, 3 महीने पहले चले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा फरवरी। ठीक है, एंड ऑफ अप्रैल बेसिकली मींस मई। ठीक है, मई की 3 मंथ मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो, वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज। So that's how you calculate the moving averages. ठीक है, a moving average is a good method. It increases and smooths the forecast but makes it less sensitive to. ठीक है, तो आपने देखा होगा वो जो हमने ग्राफ्स देखे थे, समटाइम्स ग्राफ में फ्लक्चुएशन बहुत होती है, चीज़ एकदम इंक्रीज हो रही है फिर एकदम से डिक्रीज होती रहती है फिर एकदम इंक्रीज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चेंजेस। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो फोरकास्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस या फ्लक्चुएशन आए। ठीक है, तो मूविंग एवरेज इज़ अ गुड मेथड, इट स्मूथेस्ट द चेंजेस। ठीक है, बट इसका एक नुकसान भी है, इट मेक्स इट लेस सेंसिटिव टू चेंजेस। ठीक है, इसका एक मसला ये भी है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। आपको पास्ट डेटा चाहिए होता है और आपका पास्ट डेटा एक्यूरेट होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, विच इट कैन बी डिफिकल्ट टू गेट पास्ट डेटा समटाइम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये वेटेड मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज का कंपैरिजन है आपस में। ठीक है, फिर अगला मेथड जब यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है आपके वेट्स में दे डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली। ठीक है, और जो मोस्ट रिसेंट डेटा होता है उसको हम ज़्यादा वेट देते हैं। इट रिक्वायर्स स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा जिसकी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू सब्जेक्टिवली चोजन, इट इन्वॉल्व्स लिटिल रिकॉर्ड कीपिंग अ पास्ट डेटा। ठीक है, तो इसमें हमें पास्ट डेटा ज़्यादा नहीं चाहिए होता, इसका एक ही फ़ायदा। इसका फॉर्मूला आपके सामने एफ टी इक्वल एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा ए टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस। ठीक है, तो एफ टी क्या, इट इज़ दिस ईयर्स फोरकास्ट, एफ टी माइनस 1 इज लास्ट ईयर्स फोरकास्ट प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ईयर्स एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अगर हम डिमांड की बात करें तो लास्ट ईयर्स एक्चुअल डिमांड माइनस द फोरकास्टेड डिमांड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, अल्फा इज द स्मूथिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू असाइंड होती है। ठीक है, आपको गिवन होती है रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो अगर प्रिडिक्टेड डिमांड 142 फोर्ड मुस्टैंग्स हो, ठीक है, एक्चुअल डिमांड 153 और स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल 0.2, तो कैन यू कैलकुलेट या कैन यू फोरकास्ट डिमांड। ठीक है, अगर पिछले साल की जो प्रेडिक्टेड डिमांड थी यानी फोरकास्टेड डिमांड इट वाज 142 और एक्चुअल डिमांड 153 थी, स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल 0.2, तो यू कैन जस्ट यूज द फार्मूला। ठीक है, एफ टी इज इक्वल एफ टी माइनस 1 अल्फा ए टी माइनस 1 एफ टी माइनस 1, उस फार्मूले के मुताबिक आपके साथ चला गया। ठीक है, इसी फार्मूले को यूज़ करके यू कैन जस्ट कैलकुलेट द फोरकास्ट ऑफ
दिस ईयर, ठीक है, इसको हम न्यू फोरकास्ट करें, इट्स बेसिकली फोरकास्ट ऑफ दिस ईयर। समटाइम्स हम मंथली बेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है, और मंथली बेसिस फोरकास्ट कैलकुलेट करें तो वी विल से फोरकास्ट ऑफ दिस मंथ। ठीक है, स्मूथिंग कांस्टेंट की वैल्यू का आपके फोरकास्ट में बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। तो आप जब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यू साइन वेट्स डिपेंडिंग ऑन के आपने जो है मोस्ट रिसेंट पीरियड को यूज़ करना है या सेकंड मोस्ट पीरियड को रिसेंट पीरियड को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप मोस्ट रिसेंट पीरियड को यूज़ करेंगे तो यू विल टेक द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सेकंड मोस्ट रिसेंट पीरियड को यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आप लेट से 2 महीने पहले की बात करते हैं तो आपका जो अल्फ़ा होगा उसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा टाइम्स 1 माइनस अल्फ़ा। 3 महीने पहले चले जाएँ तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम मंथली बेसिस पे फोरकास्ट करें तो फिर हम जो हमारा 2 मोस्ट रिसेंट पीरियड होगा 2 महीने पहले, फिर 3 मोस्ट रिसेंट विल बी 3 मंथ्स बिफोर, ठीक है। तो आपकी अल्फ़ा जो है बहुत असरअंदाज होता है आपकी फोरकास्टेड वैल्यू पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करें तो आपकी जो फोरकास्टेड डिमांड है उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। यू कैन सी द ऑरेंज लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन है शोज द एक्चुअल डिमांड, ठीक है, एंड ये जो बाकी लाइन्स है दे शो फोरकास्टेड डिमांड। सो व्हेन अल्फा 0.5 आपकी जो फोरकास्टेड डिमांड है दैट इज द ब्लू लाइन। अल्फा का आप इंक्रीज कर देते हो तो आपकी जो फोरकास्ट है वो एक्चुअल फोरकास्ट से बहुत डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपने सोच समझ के चूज करनी है, बिकॉज इफ यू do not choose the right values alpha, उसका आंसर ये होता है if you choose high values alpha when underlying average is likely to change, choose low values alpha, ठीक है। तो अगर आप बहुत हाई वैल्यू चूज कर लेंगे तो अगेन आपका जो फोरकास्ट है इट विल नॉट बी एक्यूरेट। बहुत ज़्यादा लो वैल्यू ले लेंगे अल्फा की तो अगेन इट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो बेसिकली यू चूज हाई वैल्यूज अल्फा व्हेन द एवरेज इज लाइकली टू चेंज। अगर आपको लगता है कि अल्फा इज अगर आप लगता है एवरेज इज गोइंग टू स्टेबल स्टेबल रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो यू विल टेक लो वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यू हैव टू चूज अल्फा विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्ट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने फोरकास्ट को एक्यूरेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि वी कैलकुलेट द फोरकास्ट एरर ऑफ ईच मेथड वी यूज, ठीक है। तो फोरकास्ट एरर क्या है, स्पेशली इन द केस ऑफ मूविंग एवरेज हो गया या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ठीक है। तो फोरकास्ट एरर इज एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्ट वैल्यू। फिर एरर कैलकुलेट करने के और भी मेजर्स वी हैव द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। इट्स द सम ऑफ actual minus forecasted values divided by n, which is n is the time periods, the sum of time periods, sum of time in the sense के number of time periods, ठीक है, n is the number of time periods। फिर mean squared error है MSE is equal to the sum of all forecast errors square divided by n is the number of time periods। फिर हमारे पास कॉमन मेजर ऑफ एरर्स दूसरे भी मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, इसका हम इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यू कैन सी जब आप अल्फा चेंज करते हैं तो आपका फोरकास्ट एरर चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक साइड पे एक्चुअल टनेज अनलोडेड की वैल्यू दी गई, फिर आपको राउंडेड फोरकास्ट दिया विद अल्फा इज इक्वल 0.1, फिर एब्सोल्यूट डेविएशन दी हुई है, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन बेसिकली टेल्स यू ये आपको जो है फोरकास्ट एरर बता रहा है, ठीक है। सो एमएडी का फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल डेविएशंस, ठीक है। तो ऊपर क्या दिया था, एमएडी minus the forecast।
MSC के फॉर्मूला के सामने है, ठीक है। MSC will sum of all forecasted errors divided by, ठीक है। सो एक और कैलकुलेशन है, दिस वन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपकी कोशिश होती है जो एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू इसको आप जो है कम से कम करें, ठीक है। तो उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं ये MAD से या MSC से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब अल्फ़ा 0.10 तो आपका जो MAD है वो भी उसकी वैल्यू कम आ रही है और MSC की वैल्यू भी कम आ रही है, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है ये जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है इसकी वैल्यू हम कम रखें और MSC की वैल्यू भी कम रखें। तो जितनी कम हो उतना अच्छा, दैट मीन्स कि आपका एरर कम आएगा, यानी कि योर फोरकास्ट विल बी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग डिस्कस की, ठीक है। फिर अगर हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में ट्रेंड शामिल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर हम ट्रेंड शामिल कर लें तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो उसका जो है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर द फॉर्मूला एंड अप्लाई द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। तो अगर आप इसकी सो FT यानी कि फोरकास्टेड वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स द एक्चुअल वैल्यू इन द प्रीवियस पीरियड प्लस 1 माइनस अल्फा फोरकास्टेड वैल्यू इन द प्रीवियस पीरियड प्लस द वैल्यू ऑफ T इन द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ T इन द प्रेजेंट पीरियड इज इक्वल टू बीटा टाइम्स फोरकास्टेड वैल्यू इन द प्रेजेंट टाइम minus forecasted value in the previous period plus 1 minus beta times the value of T in the previous period, ठीक है। फिर एक बार हमारे पास T की वैल्यू आ जाती है, फिर हम FT और TT की वैल्यू सम अप कर देते हैं तो हमारे पास FIT की वैल्यू आ जाती है, फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड, ठीक है। एक एग्जांपल दी भी आपको इसमें। तो अगर हम दूसरे मंथ का फोरकास्ट करते हैं डिमांड, यानी कि दूसरे मंथ की डिमांड फोरकास्ट करते हैं तो उसका तरीका ये आएगा। सो T1 की वैल्यू विल बी द स्मूथ ट्रेंड, वो 2 है, ठीक है। बाकी F1 की वैल्यू इज द फोरकास्टेड वैल्यू इन द स्मूथ फोरकास्ट वैल्यू इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। और A1 की वैल्यू इज द एक्चुअल डिमांड इन द फर्स्ट मंथ, ठीक। और अल्फा आपको दिया हुआ, ठीक है। अल्फा दिया होगा क्वेश्चन में, सॉल्व दिस गिवन, जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम हियर फॉर मंथ 2, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T फॉर मंथ 2, ठीक है, बिकॉज आप मंथ 2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर आपने फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ द सेकेंड वन प्लस T1 को ऐड कर देना, ठीक है। आपके पास जो है ठीक है, फोरकास्टेड वैल्यू विद ट्रेंड एडजस्टमेंट ऑफ मंथ 2 इज इक्वल टू फोरकास्टेड वैल्यू इन द मंथ 2 प्लस द वैल्यू ऑफ T एट इन द प्रीवियस मंथ। T is basically the trend over here, ठीक है। T is the trend here। तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, ठीक है। T1 की एग्जाम्पल वैल्यू भी दी हुई है आपको, द वैल्यू ऑफ T1 स्मूथ ट्रेंड इन द फर्स्ट मंथ इज 2, ठीक है। तो यानी आपने सबसे पहले F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, यानी कि फोरकास्टेड वैल्यू इन द सेकेंड मंथ, फिर आपने ट्रेंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन द सेकेंड मंथ, ठीक है।
फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेसिकली एफ आई टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा एफ आई टी टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस टी टी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये T1 नहीं होना चाहिए, T2 होना चाहिए, ठीक। दिस शुड बी T एट, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ T इन द सेकंड मंथ, ठीक है। इट शुड बी T2, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट की, ठीक है। पहले हमने F2 कैलकुलेट करना है, फिर T2 कैलकुलेट करना है, दोनों को सम कर देंगे, हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू विद ट्रेंड एडजस्टमेंट आ जाएगी, व्हिच इज इन शॉर्ट कॉल्ड F5T, बिकॉज हमने दूसरे महीने की करनी है तो T2 होगी। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी बनाया हुआ जो हमने कैलकुलेशन की है, ठीक है। उसने क्या है अल्फा इज 0.2 एंड बीटा इज 0.4, तो फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड या उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। यू कैन सी द लाइटर लाइन जिसका कलर थोड़ा हल्का है, ठीक है। एक्चुअल डिमांड जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड को इंक्लूड करते हैं तो आपके उससे फोरकास्टेड वैल्यू थोड़ी सी बेहतर आएगी, ठीक है। इट विल बी क्लोजर, इट विल बी स्लाइटली मोर एक्यूरेट। फिर ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने के लिए आपके से एक फेमस मेथड है, इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, विच इज़ बेसिकली मीन्स आप लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आप यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा होगा। लीनियर रिग्रेशन में आपके सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो y जो होता है बेसिकली आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती है, x इज अ वेरिएबल, ठीक है। x की वैल्यू वेरी करेगी, a और b की वैल्यू फिक्स रहेगी, x की वैल्यू वेरी करेगी और y की वैल्यू भी वेरी करेगी एज द वैल्यू ऑफ x चेंजेस, ठीक है। तो ये आपने होपफुली पहले पढ़ा होगा। सो b की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे x बार इज द मीन ऑफ x, y बार इज द मीन ऑफ y और x स्क्वायर बार इज द मीन ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे भी y बार इज द मीन ऑफ y एंड x बार इज द मीन ऑफ x। ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, y जो है यहाँ पे आपके पास दिस इज y, इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड इज y, ठीक है। फिर x स्क्वायर भी है, ठीक है। आपको बेसिकली x और y की वैल्यूज चाहिए होती हैं। ये x स्क्वायर x वाई आपको इसलिए चाहिए बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो b की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, समेशन x वाई, यानी कि आप x वाई कैलकुलेट कर लेंगे फॉर ईच टाइम पीरियड, ठीक है। When x is 1 तो आप उस टाइम का x5 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। When x is 1 तो y is 74, x5 कैलकुलेट कर लेंगे। When x is 2 y is 79, अगेन x मल्टीप्लाई बाय y कैलकुलेट करने, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 79 158 आता है। अगेन when x is 3 तो y is 80, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 80 जो है 240 आ जाएगा। अगेन when x is equal to 4 y is 90 तो 4 टाइम्स 90 360 हो जाएगा। फिर x5 कैलकुलेट करना है तो 5 टाइम्स 105 तो आपके पास 525 आ जाएगा। x स्क्वायर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने 1 का स्क्वायर ले लेना है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, फिर 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। तो इस तरह आपका समेशन ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, समेशन ऑफ x वाई आ जाएगा। समेशन ऑफ x वाई क्या है, सम ऑफ ऑल x वाई वैल्यूज। समेशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, सम ऑफ ऑल x स्क्वायर वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह समेशन ऑफ y क्या है, सम ऑफ ऑल y's, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। इसी तरह आपके समेशन ऑफ x आ जाएगा, समेशन ऑफ x के सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो
आपने फिर समेशन ऑफ एक्स के बाद आपने एक्स बार कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज ऑफ एक्स, ठीक है। एवरेज ऑफ एक्स क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ, लेट्स से अगर हम एक्स की एवरेज कैलकुलेट करें, इट विल बी सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही आप करें यहाँ पे, सम ऑफ एक्स 28 है, उसको आप एक्स की नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, वी हैव 7 वैल्यूज ऑफ एक्स, तो 28 को आप 7 से डिवाइड कर दें 4 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हम वाई बार यानी कि एवरेज ऑफ वाई कैलकुलेट करें, वो कैसे आएगी, हम पहले वाई की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, उसको फिर हम डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। वाई की कितनी वैल्यूज, अगेन 7 वैल्यूज, तो 692 डिवाइड बाय 7 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर का सम ले लिया विच इज़ 142, और ये जो एक्स वाई इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो हमारे समेशन एक्स वाई आ जाएगा विच इज़ 3063, ठीक है। फिर इन वैल्यूज़ को हम इसमें इस फॉर्मूले में शामिल कर लेंगे। समेशन एक्स वाई कितना है 3063, ठीक है, माइनस एन, एन कितना है 7 है, एक्स बार कितना है 4 है, वाई बार कितना है 98 है, ठीक है। फिर नीचे देख लें, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 140 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, माइनस एन, एन कितना है 7, एन इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ वी हैव, 7 वैल्यूज़ हर चीज़ की, ठीक है। एक्स बार स्क्वायर कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स बार स्क्वायर विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। तो आपके बी की वैल्यू 10.54 आ जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू हैव दिस फार्मूला, तो एक वंस यू हैव द वैल्यू बी यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो आप उससे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू वाई इज इक्वल टू 56.70 प्लस 10.54x। ठीक है, आप लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए जब भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन या लीस्ट स्क्वायर को यूज़ करते जब भी ग्राफ बनाएंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसलिए आपका जो ग्राफ आएगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता है, फिर एकदम से इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल ग्राफ, ठीक है, यानी कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ वेरी गुड एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। फिर आप अपने जो कैलकुलेशन उसमें सीजनल वेरिएशंस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी डिमांड सीजनली वेरी करती है, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन एंड डेटा जब हम शामिल करते हैं, तो फिर हम फोरकास्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक स्टेप्स है। वी फाइंड द एवरेज हिस्टोरिकल डिमांड फॉर ईच सीजन, वी कंप्यूट द एवरेज डिमांड ओवरऑल फॉर ऑल सीजन्स, वी कंप्यूट अ सीजनल इंडेक्स फॉर ईच सीजन, ठीक है। सीजनल वेरिएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कोर्स के हवाले से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये एसोसिएटिव फोरकास्टिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन चेंजेस इन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लीनियर रिग्रेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर लें, तो फिर हम एसोसिएटिव फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें वन वेरिएबल भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वही टेक्निक है जो हमने पहले इस्तेमाल की, ठीक है। तो इट्स बेसिकली लीनियर रिग्रेशन अगेन, हम पहले भी पिछले एग्जांपल में हमने यही किया था। इसमें एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, ठीक है। तो अगर आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर हो, तो दैट मीन्स आपका स्टैंडर्ड एरर हाई होता है, ठीक है। यू कैन सी ये जो पॉइंट्स है, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज, और ये स्ट्रेट लाइन पे आपके पास जो है एस्टिमेटेड वैल्यूज है, ठीक। सो यू कैन सी आपकी एक्चुअल वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यूज व्हिच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस या डिफरेंस कम है जनरली, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया होता है कि हमने जो फ़र्क होता है इसको मिनिमाइज़ करना। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, इसकी कैलकुलेशन हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। आई थिंक पूरे वीक के लिए काफ़ी है, ठीक है। यू कैन जस्ट यूज़ दिस लेक्चर फॉर टुमारो एज वेल, ठीक है। फिर इसमें ये है कि कुछ एग्जांपल्स है बुक में से, ठीक है। यू कैन आल्सो ट्राई टू लुक एट दोज, ठीक है। हम नेक्स्ट वीक करेंगे इसको, ठीक है। हो सकता है कल भी कर लें, बट नेक्स्ट हमारा ये होगा, हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। सो आपके जो फोरकास्टिंग का चैप्टर है इन बुक, इट्स चैप्टर नंबर 13, ठीक है। चैप्टर 13 है आपकी बुक में। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं ना, उनको आपने देखना है और ट्राई टू डू दैम। प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स को देखना है, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम्स को भी नहीं देखना, सो ट्राई टू लुक एट देम, ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक। सो वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम देयर, ठीक है। थैंक यू।